Hello guys, welcome again to this discussion on class ninth, and this is chapter number 5 of geography. तो civics हमारे चैनल पे ऑलरेडी है और ज्योग्राफी अब कंप्लीट होने वाली है। तो कंप्लीट हो जाएगी अब ये एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो गाइज ये वीडियो जो भी आ रही हैं कंटिन्यू आएंगी। अब क्लास नाइन्थ की हो चुकी हैं तो क्लास टेंथ की आएंगी, और सिविक्स की पहले से हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। सो ये सभी के लिए है बेसिकली, जो एनसीईआरटी जो एकेडमिक मतलब जो स्कूल के पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जिनको कोई मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है उनके लिए भी बेसिक की वीडियो है ये, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि एनसीईआरटी लिखा तो एनसीईआरटी ही होगा, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा होंगी जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले दो वर्ड जानेंगे हम, क्या कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है। तो दो वर्ड हैं यहाँ पे जिनका मतलब हमें जानना है सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है वर्जिन वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो कि मतलब रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? एक प्लांट कम्युनिटी जो अपने आप नेचुरली ग्रो हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। और अगर उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, मतलब ह्यूमन उसे बहुत दिनों तक ना छेड़खानी करें, तो उसको कह देते हैं वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है। सो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? जो अपने आप ग्रो करे, नेचुरली ग्रो करे, ठीक है। और वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है? जिसको जो ह्यूमंस है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो वो होता है क्या? वर्जिन वेजिटेशन। और दोनों आप एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हो, नेचुरल वेजिटेशन यूज़ कर ले, वर्जिन वेजिटेशन, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो आप यूज़ कर सकते हो दोनों ही एक जगह पे, ठीक है, एज ए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो। क्लियर? अब ये देखो गाइस, हम क्या किस चीज़ को नेचुरल वेजिटेशन बोल सकते हैं? क्या हम वीट क्रॉप को क्या हम नेचुरल वेजिटेशन बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन क्या करता है? इंटरफेयर करता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालता है, और ये बार बार ह्यूमन इसे डिस्टर्ब करते हैं, कटिंग करते हैं, वो सब करते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगा, नेचुरल वेजिटेशन में ये नहीं आएगा। तो नेचुरल वेजिटेशन में वो चीज़ें आती हैं जो अपने आप नेचुरली ग्रो करती हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें आएंगी और जिनमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। Next point, the huge diversity in flora and fauna kingdom is due to factor like relief such as land, soil, climate and such as temperature, photoperiod सिर्फ, ठीक है। सो ह्यूज डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड fauna, जो हमें पता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हम बात करें फ्लोरा है, fauna है, बहुत तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत तरह के एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास कुछ अलग तरह के लैंड है, सॉइल है, क्लाइमेट है, टेम्परेचर बहुत यूनिक है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो पढ़ा है हमने पहले भी, पहले नाइन्थ क्लास में, कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यूनिक है। हम हमारी जो कंट्री है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं, बट मोस्टली हमारे यहाँ ट्रॉपिकल कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। सभी पता चल जाएगा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। आगे जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट की, उसमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आएगा, देन यू विल बी क्लियर। सो हमने पढ़ा रिलीफ, तो रिलीफ के बारे में पढ़ लेते हैं। और रिलीफ में क्या क्या आएगा? हमारा लैंड आएगा, सॉइल आएगा और क्लाइमेट आएगा। तो क्लाइमेट नीचे आएगा, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम उसे भी कवर। तो लैंड, लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो वो लैंड जो है वो डायरेक्टली ही करता है, बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड क्या करता है? नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है सीरियसली। क्योंकि अगर देखो लैंड क्या करता है? वेजिटेशन को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। अगर लैंड जो है वो फर्टाइल है, जो फर्टिलिटी है वो लैंड की फर्टाइल मतलब ज़्यादा उपजाऊ है, तो हम उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लेंगे। तो जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। And the undulating and rough are areas where grassland and woodlands develops and give shelter to variety of वाइल्ड लाइफ। तो जो ऐसा लैंड होता है जो थोड़ा सा खराब होता है, थोड़ा सा रफ होता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं ऐसे, तो वो क्या बन जाता है? जंगलों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम बात करें तो बहुत घने जंगल बन जाते हैं उधर। तो वो चीज़, और वो क्या करता है फिर? घर देता है बहुत सारी वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को। फॉर एग्जांपल, अब आप बोलो लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सब हमें अपने खेतों में नहीं दिखते, ये दिखेंगे आपके जंगलों में, ठीक है। सो वहाँ पे क्या करता है? वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अब सॉइल की। सॉइल कैसे अफेक्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को? तो सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। तो सॉइल है वो भी क्या करती है? स्पेस मतलब जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, नदर नॉर्थ की साइड पंजाब हरियाणा में जो सॉइल है वो क्या है? फर्टाइल है,
ठीक है। अब थोड़ा और नीचे जाओगे तो फिर थोड़ी कम फर्टिलिटी आएगी, नीचे आते जाओगे तो फर्टिलिटी क्या होगी, कम होती रहेगी। ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड्स बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो हम पंजाब हरियाणा की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे चावल और गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ की फर्टिलिटी अच्छी है, वहाँ पे इरीगेशन सबसे अच्छा है। ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं। और अगर हम किसी और जगह की बात करें, जैसे साउथ वगैरह में, तो इतनी ज़्यादा खेती नहीं की जाती है वहाँ पे। मतलब हम बात करें तो ड्राई फार्मिंग की जाती है, तो अलग है ना। तो कंडीशन कंडीशन के हिसाब से, सॉइल कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सी खेती होगी। जो सैंडी सॉइल है डेजर्ट की, डेजर्ट में क्या होती है, सैंडी सॉइल होती है जो कैक्टस को सपोर्ट करती है, सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। ठीक है, तो क्या करते हैं, कैक्टस को मदद कौन करता है, सैंडी सॉइल। अगर हम चाहें कि किसी एक अच्छी फर्टिलिटी वाली सॉइल में कैक्टस उगाएं, तो हमारे लिए नुकसान है ये, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ अच्छा उगा सकते हैं। ठीक है, तो सैंडी सॉइल क्या है, थोड़े से हम बोले तो इसको हम उगा, सैंडी सॉइल किसके लिए सपोर्ट करती है, कैक्टस के लिए और थॉर्नी बुशेस के लिए। वाइल वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन। सो मार्शी और वेट जो सॉइल्स होती हैं वो मैंग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशन को सपोर्ट करती हैं। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट सिर्फ इंडिया में पाए जा बहुत मतलब हद तक इंडिया में पाए जाते हैं। बहुत सी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, सो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक, मैं अब जैसे कि मैंने बोला था कि एनसीईआरटी और जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन दोनों के लिए है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। इसके लिए रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अब रॉयल बंगाल टाइगर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नॉर्मल टाइगर से हाइट में भी ज़्यादा होते हैं, वेट में भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ज़्यादा होते हैं, लेंथ में भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली, और इनके लिए इनके पास ह्यूमन एपेटाइट ज़्यादा, मतलब ये इंसान को खा सकते हैं बहुत आराम से। नॉर्मल टाइगर भी खा सकता है, लेकिन इनके पास स्पेशल एपेटाइट होती है। किसके लिए, मतलब स्पेशल भूख होती है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, सो हम क्या बात कर रहे थे कि वेट मार्शी और डेल्टाइक सॉइल क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं मैंग्रोव्स को और डेल्टाइक वेजिटेशन को। और जो हिल स्लोप्स हैं विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल है फोनिकल ट्रीज। तो मतलब जो हिल स्लोप्स हैं, जो हिली एरिया है, वहाँ पे हम देखते हैं ना इस तरह की ट्रीज पाई जाती हैं, सेंटा क्लॉज वाली, इस तरीके की। तो ये हिली एरिया पे पाई जाती हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्लाइमेट की। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात होगी क्लाइमेट की। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में आ जाएगा टेम्परेचर और फोटो पीरियड। आ जाएगा टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड, यहीं कहीं होगा, नीचे ऊपर देख लेते हैं, ये रहा फोटो पीरियड। ठीक है, तो दोनों चीज़ों की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो हमें पता है कि टेम्परेचर इंडिया में जो है बहुत यूनिक है। ठीक है, अगर हम पूरा एक मैप बनाना चाहें तो मैप थोड़ा ख़राब सा बनता है। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी सही है, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट बना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें पता है कि जो रीज़न है, ये वाला रीज़न है जो बेसिकली, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला रीज़न है। यहाँ पे हम देखते हैं ना कि जो टेम्परेचर है वो जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता, बिकॉज ये जो एरिया है वो सी से कवर्ड है, यहाँ पे सी है आसपास। तो ये क्या है, सी से कवर है। अब जब ज़्यादा ठंडी होती है तो जो ओशियन है, मतलब सी है, वहाँ से गर्म हवाएं आ जाती हैं, और जब ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ से ठंडी हवाएं आ जाती हैं। तो जो ये रीज़न है, पेनिनसुलर बोलते हैं जिसे हम। अब पहली वीडियो देखी है आपने तो पता होगा पेनिनसुलर क्या होता है। तो जो पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो बहुत यूनिक तरह का क्लाइमेट है हमारे पास। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, विंटर में भी और समर में भी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें इन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो पंजाब और हरियाणा, सॉरी नीचे ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये जो जगह है, और ये हम बात करें डेजर्ट की, यहाँ थार डेजर्ट की, हम बात करें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लद्दाख में कभी कभी माइनस चला जाता है टेम्परेचर। दिल्ली में होता है कि बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है विंटर्स में, और समर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस रहते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो बहुत यूनिक है इंडिया में, ये आपको पता चल गया होगा अभी जो मैंने बताया उस डायग्राम से भी। और जो अगर आपने पहले वीडियो देखी है तो उससे समझ में आ गया होगा बहुत हद तक। तो द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर। तो जो कैरेक्टर है वेजिटेशन का वो डिटरमाइन किया जाता है बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी।
तो ह्यूमिडिटी क्या होता है पता है किसी को? देखो अगर मैं बता रहा हूँ ऐसे, अगर अगर आपको पता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके खुद एक बार डिफाइन पढ़ो, तब पता चल जाएगा। तो ह्यूमिडिटी होता है क्या था, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। so moisture present in the air is known as humidity in short। तो जितना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में उसे कहते हैं हम ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों एक दूसरे के मतलब डिपेंड करते हैं दोनों। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। सो द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर। सो जो कैरेक्टर है वेजिटेशन का वो मतलब डिटरमाइन किया जाता है बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो जो हम बात करें, जो फ्लावर हैं वो अच्छे से मतलब लाइट चाहिए होती है ना, सनलाइट चाहिए होती है अच्छी खासी, किसको, फसल वगैरह को। तो अच्छी है मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो। ह्यूमिडिटी भी क्या होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। एंड प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है पता है? प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन होता है बारिश का गिरना। ठीक है, कितना रेनफॉल हो रहा है उस जगह पे। तो उन सब पे डिपेंड करती है क्या, वेजिटेशन। ज़्यादा रेनफॉल है तो हम बोले ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि फसल ही बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो मतलब एक एक्सटेंट पे प्रेसिपिटेशन अच्छा होना चाहिए। On the slopes of the Himalaya and the hill of the peninsular above the height of 915 meter, the fall in the temperature affect the type of vegetation and its growth and change it from tropical to subtropical and fine vegetation। तो बेसिकली होता क्या है, जब टेम्परेचर में फॉल आता है तो जो सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, वो चेंज हो जाती है अल्पाइन में। अल्पाइन होती है इसी तरह की वेजिटेशन, वो जो होता है ना क्रिसमस टाइप, तो ये होती है अल्पाइन वेजिटेशन। तो इस तरीके की वेजिटेशन में चेंज हो जाता है बिकॉज जो हाइट है, हाइट हमें पता है कि हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हिमालयाज वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कम होता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो वेजिटेशन है वो चेंज हो जाती है किसमें, अल्पाइन वेजिटेशन में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाती है, अल्पाइन वेजिटेशन में। ये रही देखो, ठीक है, इस तरीके की वेजिटेशन हो जाती है। ये देखो, ठीक है, तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये वैसे ही पेड़ है क्रिसमस वाले। अब बात करते हैं फोटो पीरियड की। ठीक है, किसकी, फोटो पीरियड की। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। दो जो सनलाइट है जो डिफर करती है, देखो अब हमें पता है कि गर्मियों में सनलाइट ज़्यादा आती है। ठीक है, सनलाइट हमेशा ज़्यादा रहती है गर्मियों में बिकॉज जो सन है वो हमारे ओवरहेड पोजीशन पे होता है। ये 6th क्लास की चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखो ये क्या है, अर्थ। अब सन, अब ये क्या है, हम बात करें तो इक्वेटर है ना, ये क्या है, इक्वेटर। तो गर्मियों के टाइम पे जो सन है वो इक्वेटर के ऊपर रहता है, जहाँ पे क्या है हमारा इंडिया। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर रहता है तो हमें सनलाइट क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और ठंडियों के टाइम पे जो सन है वो यहाँ पे आ जाता है। तो जो हम बात करें सनलाइट है वो हमें थोड़ी सी कम मिलती है। तो देख लो ना, डिस्टेंस बढ़ गया है। तो ये रीज़न है कि गर्मियों में क्या होती है, सनलाइट ज़्यादा मिलती है और ठंडियों में सनलाइट कम मिलती है, और ठंडियों में दिन भी छोटा होता है। ठीक है, दिन भी छोटा होता है, इसकी वजह से सनलाइट हमें कम मिलती है। अब कितनी ऊंचाई पे हो, कहाँ पे हो, वो सब डिसाइड करता है कि आपको कितनी सनलाइट मिलेगी। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रेज ग्रोज फास्टर इन समर। तो यस, सनलाइट क्या होती है, समर में ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से जो ट्री हैं वो जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं। प्रेसिपिटेशन आपको बता चुका हूँ मैं कि कितना रेनफॉल हुआ है, उसको कहते हैं हम क्या, प्रेसिपिटेशन। सो नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्ट 2 में इसे डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 5, of chapter number 5 class 9th geography। So thanks for watching my video, and if you like the video please share it with your friends and friends, not with family, क्योंकि फैमिली नहीं देखेगी ये वीडियो। ठीक है, आपके दोस्त ही दे सकते हैं जो आपकी क्लास में है। और अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे बोलो कि वीडियो देखे, क्योंकि यही एनसीईआरटी की चीज़ें हैं जो आगे जाके एग्जाम्स में आएंगी। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।